चुके हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन रेट इफेक्ट होता है टेम्परेचर के द्वारा। सबसे पहले हमने टेम्परेचर ऑफ इफेक्ट ऑन रिएक्शन रेट को समझा था टेम्परेचर कोफिशिएंट के द्वारा, ताप गुणांक के द्वारा। उसके बाद हमने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन बताने वाली इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन को समझा था। आज हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट को एक सिद्धांत के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, जिसे विलियम लुइस और टॉर्च के द्वारा दिया गया था। और यह सिद्धांत था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड। तो चलिए समझते हैं इस सिद्धांत को। कॉलिजन थ्योरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, विलियम लुइस और टॉर्च के द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत है, और इसका जो आधार है, बेस है, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत। ये सिद्धांत काफी चीजें स्पष्ट रूप से समझाता है कि किस प्रकार अभिक्रिया दर ताप के द्वारा प्रभावित होती है। इस सिद्धांत के अनुसार, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, संघट्ट सिद्धांत, कॉलिजन थ्योरी, किसी भी रिएक्शन के लिए अभिकारक अणुओं का आपस में टकराना आवश्यक है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है? अभिकारक अणुओं के टकराने के फलस्वरूप ये क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूसरा पॉइंट ये बताता है कि अभिकारक अणुओं के टकराने के फलस्वरूप तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन अभिकारक अणुओं के बीच होने वाली सारी की सारी टक्करें उत्पाद का निर्माण नहीं करती। जिन टक्करों के द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है उन्हें हम प्रभावी संघट्ट कहते हैं। अभिकारक अणुओं की सभी टक्करों के परिणाम स्वरूप उत्पाद का निर्माण नहीं होता। जिन टक्करों के परिणाम स्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है, उन्हें प्रभावी संघट्ट, इफेक्टिव कोलिजन कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट, ये थ्योरी कहती है कि प्रभावी संघट्ट होने के लिए आवश्यक है कि अणुओं के पास एक न्यूनतम ऊर्जा हो, और यह न्यूनतम ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती। केवल उन अभिकारक अणुओं के बीच की टक्करें
प्रभावी होती हैं। जिनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा, जिसे देहली ऊर्जा कहा जाता है, के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार इस थ्योरी के 3 मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। पहला पॉइंट, किसी भी रिएक्शन के होने के लिए आवश्यक है कि अभिकारक के अणु आपस में टकराएं। दूसरा, सभी अभिकारक अणुओं के बीच के टक्करों के द्वारा उत्पाद का निर्माण नहीं होता, केवल कुछ टक्करें ही ऐसी होती हैं या कुछ अभिकारक अणु ही ऐसे होते हैं जो कि टक्करों के परिणाम स्वरूप उत्पाद का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार के अणुओं की टक्करें प्रभावी संघट्ट या प्रभावी टक्कर कहलाती। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया, प्रभावी संघट्ट के लिए आवश्यक है कि टकराने वाले अणुओं के पास एक न्यूनतम ऊर्जा के समान या उससे अधिक ऊर्जा हो, जिसे हम क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पर जो मेन चीज है किसी भी रिएक्शन के लिए, वो मेन चीज क्या है, प्रभावी टक्करें, इफेक्टिव कोलिजन। हमने बात की इस थ्योरी में इफेक्टिव कोलिजन की, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रभावी संघट्ट। टकराना ही आवश्यक नहीं है, प्रभावी रूप से टकराना आवश्यक है। और प्रभावी रूप से टकराने के लिए अणुओं को 2 प्रकार के अवरोधों को पार करना होता है। इनमें से एक अवरोध को हम कहते हैं ऊर्जा अवरोध या एनर्जी बैरियर, और दूसरा होता है अभिविन्यास अवरोध या ओरिएंटेशन बैरियर। ऊर्जा अवरोध, जैसा कि स्पष्ट है, अभी हमने 3rd पॉइंट लिखा हुआ था, जिन अभिकारक अणुओं के पास देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा होती है, वे उन्हीं के बीच की टक्करें प्रभावी होती हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। तो ये ऊर्जा अवरोध इसी देहली ऊर्जा से संबंधित है। तो जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इस देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो जाएगी, दैट मीन्स जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी बैरियर को पार कर जाएंगे, तभी उनके बीच की टक्कर क्या होगी, इफेक्टिव कोलिजन होगी, प्रभावी संघट्ट होगी। अब देखिए इसका क्या महत्व है, इसको भी समझ लीजिए। आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कार्बन सभी जीवित वस्तुओं में पाया जाता है, सभी जीवित प्राणियों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, और यह कार्बन ही कार्बन है, और वायुमंडल में हमारी ऑक्सीजन भी है। अगर ये एनर्जी बैरियर नहीं होता तो कार्बन, चाहे वो वनस्पतियों का होता चाहे प्राणियों का होता, वो कार्बन वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता। लेकिन एनर्जी बैरियर के कारण ऐसा नहीं हो पाता। आपको पता है लकड़ी को जलाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, जब आप उसको एनर्जी देंगे तभी वो जलेगी। और दूसरा अवरोध है अभिविन्यास अवरोध। इसके क्या मायने हैं, ये किस तरीके से आप समझ सकते हैं, समझने की कोशिश की। इसका मतलब यह है कि अणु किसी भी प्रकार से आपस में टकरा रहे हो, उनकी एनर्जी अगर देहली ऊर्जा से अधिक है तो क्या वो प्रोडक्ट बना पाएंगे? नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है, तो निश्चित है पोलैरिटी होगी इसमें, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बॉन्ड बन रहा है उसमें
कार्बन एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज। अब अगर इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होती है, तो देखिए अगर OH नेगेटिव उस साइड से अटैक करने की कोशिश करेगा जिस साइड क्या है, हैलोजन एटम है, तो क्या ये पॉसिबल होगा? क्या इनके इंटरेक्शन के फलस्वरूप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो यहाँ पर अनइफेक्टिव कॉलिजन होगा। ये इफेक्टिव कॉलिजन नहीं है, इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा, और इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब अगर स्थिति ये है OH नेगेटिव उस साइड से अटैक कर रहा है, उस साइड से जाकर के टकरा रहा है जहां X नहीं है, बल्कि X के विपरीत दिशा से होकर के वो टकराता है, तब क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या होगा, इफेक्टिव कॉलिजन होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन रिएक्शन के अनुकूल नहीं है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है और इस प्रकार का कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजन नहीं है। और अगर इंटरेक्शन के फलस्वरूप प्रोडक्ट का निर्माण हो सकता है तो वो क्या है, इफेक्टिव कॉलिजन। इस प्रकार हम दो एनर्जी बैरियर्स को समझते हैं संगठित सिद्धांत के द्वारा, जिनके आधार पर रिएक्शन रेट के बढ़ने को समझाया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब चूंकि टेम्परेचर के बढ़ाए जाने पर एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ेगी तो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ेगा और परिणाम स्वरूप क्या होगा, रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिजन थ्योरी ZAB e की पावर माइनस ऑफ EA अपॉन ऑफ RT के द्वारा दिया जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, आर्हीनियस इक्वेशन को जब बताया था, e की पावर माइनस ऑफ EA अपॉन ऑफ RT, ये आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी से हायर एनर्जी को कंटेन करते हैं। और यहाँ पर जो ZAB है, ये मैंने AB इसलिए लिख रखा है, ये अगर रिएक्टेंट A प्लस B हैं जो कि आपस में इंटरेक्शन के द्वारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उनके बीच होने वाले कॉलिजन्स को मैंने दिखा दिया है ZAB के द्वारा। इसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसीलिए हमने वहां, अगर इसको कंपेयर करें आर्हीनियस इक्वेशन से, तो यहाँ पर एक आर्हीनियस फैक्टर था और उसको हमने नाम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी दिया था। ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच के कॉलिजन्स को रिप्रेजेंट करती है। नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, ये क्या है, आपके नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड को डिनोट करता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये बिल्कुल किससे मेल खा रहा है, आर्हीनियस इक्वेशन से। और चूंकि उसके बाद हमने एक चीज और ऐड की, हमने कहा केवल ऊर्जा अवरोध नहीं होता बल्कि इसमें अभिविन्यास अवरोध भी होता है। इफेक्टिव कॉलिजन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना भी जरूरी है। तो सारे के सारे कॉलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको फिर मॉडिफाई किया गया और एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर P इसमें जोड़ दिया जाता है, PZAB e की पावर माइनस ऑफ EA अपॉन ऑफ RT। ये हमारा एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर है P, प्रायिकता फलन, जो कि ओरिएंटेशन के प्रॉपर या इम्प्रॉपर होने को बताता है। केवल प्रॉपर ओरिएंटेशन या प्रॉपर कॉलिजन ओरिएंटेशन वाले कॉलिजन के थ्रू ही क्या होना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है। इसलिए हमने यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर को भी ऐड कर दिया है। तो ये जो सिंपल प्रकार के एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच के इंटरेक्शंस और उनके बीच के रिएक्शंस को इस कॉलिजन थ्योरी के बेसिस पर बहुत इजीली समझा जा सकता है। आई थिंक कॉलिजन थ्योरी क्या है
और इसमें जो एनर्जी बैरियर है और ओरिएंटेशन बैरियर्स क्या हैं और किस तरीके से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब इन बैरियर्स को क्रॉस करते हैं और तो ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाते हैं, ये आप समझ चुके हैं।